क्या सचमुच एक समय पर स्मृति ईरानी का घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गुस्से में आकर एकता कपूर ने उन्हें अपने शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से निकालकर फेंक दिया था? और क्या वाकई में स्मृति ईरानी ने अपनी सगी सहेली से पहले मदद मांगी और फिर बाद में उसी का हंसता खेलता परिवार उजाड़कर उसके ही पति से शादी कर ली थी? और क्या ये सच है कि मंत्री बनने के लालच में स्मृति ईरानी ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कभी बीए तो कभी बीकॉम बताकर पूरे देश से सरेआम झूठ बोला था? और क्या वाकई में स्मृति ईरानी की बेटी ने एक मरे हुए आदमी के नाम से धोखाधड़ी करके गोवा में एक आलीशान कैफे एंड बार चला रही थी? और क्या सचमुच एक ऐसा बुरा समय भी था जब स्मृति ईरानी को मैकडॉनल्ड्स में झाड़ू पोछा करना, जूठे बर्तन भी धोना पड़ा था? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं स्मृति ईरानी की जिंदगी के उस शुरुआत में जो दिल्ली की तंग गलियों से शुरू हुई थी। 23 मार्च 1976 को दिल्ली में जन्मी स्मृति मल्होत्रा 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उनका परिवार एक बेहद मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था। पिता जय कुमार मल्होत्रा एक पंजाबी खत्री परिवार से थे और छोटी सी कुरियर कंपनी चलाते थे, जबकि मां शिबानी मल्होत्रा एक बंगाली परिवार से थी। घर की माली हालत कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही। दिल्ली के आर-के-पुरम इलाके के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली स्मृति ने बचपन से ही पैसों की तंगी और जिम्मेदारियों का बोझ देखा था। जब वो होली चाइल्ड ऑक्सिविलियम स्कूल में पढ़ रही थी तभी से उनके मन में कुछ बड़ा करने की तड़प थी। उनके पिता स्वभाव से काफी सख्त थे और चाहते थे कि उनकी बेटियां बस एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ ले और शादी करके सेटल हो जाए। लेकिन स्मृति के सपने दिल्ली की उन सीमाओं में बंधने वाले नहीं थे। जब स्मृति बड़ी हो रही थी तो उनके घर की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी। पिता का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था और घर चलाने के लिए स्मृति ने बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने दिल्ली में ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रमोशन का काम किया, जहां उन्हें हर दिन के महज 200 रुपए मिलते थे। वो सड़कों पर दुकानों के बाहर खड़े होकर लोगों को प्रोडक्ट्स की खूबियां बताती थी। इस काम में थकावट थी, लोग कई बार अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन स्मृति के अंदर एक गजब सा आत्मसम्मान और जिद थी। उन्हें पता था कि अगर इस दलदल से बाहर निकलना है तो खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा। उन्होंने ठान लिया कि वो दिल्ली छोड़कर मुंबई जाएंगी। जब उन्होंने ये बात अपने परिवार को बताई तो घर में भारी विरोध हुआ। उनके पिता को लगता था कि ग्लैमर वर्ल्ड लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, वहाँ सिर्फ धोखा मिलता है। लेकिन स्मृति ने अपने पिता को साफ कह दिया कि वो उन्हें सिर्फ कुछ महीनों का वक्त दे। अगर वो नाकाम रही तो वापस आकर उनकी मर्जी से जिंदगी जी लेंगी। साल 1998 में जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए और आंखों में बेहिसाब सपने लेकर स्मृति मल्होत्रा ने मुंबई की सरजमी पर कदम रखा। मुंबई की चकाचौंध के पीछे जो संघर्ष था वो बेहद डरावना था। उनके पास रहने के लिए कोई परमानेंट जगह नहीं थी। वो पेइंग गेस्ट के तौर पर एक छोटे से कमरे में कई लड़कियों के साथ रहती थी। हर सुबह वो अपनी तस्वीरों का पोर्टफोलियो लेकर अंधेरी और जुहू के प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काटती थी। उसी साल उन्होंने मिस इंडिया 1998 कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उन्हें लगा था कि शायद ये उनके लिए सफलता का दरवाजा खोल देगा। स्मृति ने खूब मेहनत की, रैंप वॉक सीखी, लेकिन वो उस कंपटीशन के फाइनलिस्ट में जगह नहीं बना पाई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पैसे खत्म हो रहे थे, मुंबई का किराया देना था और घर से कोई सपोर्ट नहीं था। इस बेहद मुश्किल दौर में स्मृति ने बांद्रा के एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में काम करना शुरू किया। वहां उनका काम सिर्फ बर्गर सर्व करना नहीं था, बल्कि टेबल साफ करना, फर्श पर पोछा लगाना और बर्तनों की सफाई करना भी शामिल था। जो लड़की कुछ दिन पहले मिस इंडिया के मंच पर देश की सबसे खूबसूरत लड़कियों के साथ मुकाबला कर रही थी, वो अब लोगों के छोड़े हुए जूठे बर्तन उठा रही थी। लेकिन स्मृति को कभी इस काम में शर्म महसूस नहीं हुई। उनका एक ही मकसद था, मुंबई में टिके रहना। नौकरी के बाद जो भी वक्त मिलता वो ऑडिशंस देने चली जाती थी। कई बार उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा, कभी उनके लुक को लेकर तो कभी उनकी भारी आवाज को लेकर कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें मना कर देते थे। कई लोग तो सरेआम ये कह देते थे कि तुम में वो स्टार वाली बात ही नहीं है, तुम कभी स्क्रीन पर अच्छी नहीं लगोगी। फिर साल 2000 आया। ये साल स्मृति की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। उन्होंने सारेगामापा शो के होस्ट के तौर पर ऑडिशन दिया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। उसी दौरान टीवी इंडस्ट्री की क्वीन एकता कपूर स्टार प्लस के लिए एक नया डेली सोप प्लान कर रही थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एकता कपूर को अपने शो की लीड कैरेक्टर तुलसी के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो बहुत ज्यादा ग्लैमरस ना हो, बल्कि जिसमें एक आम हिंदुस्तानी बहू की सादगी और गहराई दिखे। जब स्मृति मल्होत्रा का ऑडिशन टेप एकता कपूर के सामने आया तो बालाजी टेलीफिल्म्स के टीम के कई लोगों ने स्मृति को रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना था कि स्मृति टीवी स्क्रीन के हिसाब से फिट नहीं बैठती। लेकिन एकता कपूर ने स्मृति के अंदर की उस भूख और उनकी आंखों के कॉन्फिडेंस को पहचान लिया। एकता ने पूरी टीम के खिलाफ जाकर फैसला किया कि स्मृति मल्होत्रा ही उनकी तुलसी वीरानी बनेंगी। 3 जुलाई 2000 को जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी का पहला एपिसोड एयर हुआ तो उसने भारतीय टेलीविजन का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। स्मृति मल्होत्रा रातों रात देश के कोने कोने में पहचानी जाने लगी। तुलसी का किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि लोग स्मृति को उनके असली नाम से नहीं बल्कि तुलसी के नाम से जानने लगे।
शो की टीआरपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्मृति की एक्टिंग, उनका बात करने का तरीका, उनका साड़ी पहनने का स्टाइल, सब कुछ ट्रेंड बन गया। उन्हें लगातार कई सालों तक बेस्ट एक्ट्रेस के आईटीए और इंडियन टेलीज अवार्ड्स मिले। संघर्ष का वो लंबा दर्दनाक दौर खत्म हो चुका था। अब स्मृति मल्होत्रा टीवी इंडस्ट्री की सबसे महंगी और सबसे पावरफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में जुबिन ईरानी की एंट्री हुई, जो उनके एक अच्छे दोस्त बन गए थे। जुबिन ने स्मृति के मुश्किल दिनों में उनका काफी साथ दिया था, लेकिन जैसे ही कामयाबी और शोहरत का सूरज चमका, स्मृति ईरानी की जिंदगी के वो काले पन्ने भी खुलने लगे जो आज तक विवादों के घेरे में है। इस सफलता के ठीक बाद उनकी जिंदगी में जो पहला सबसे बड़ा भूचाल आया, वो था उनकी सगी सहेली मोना इरादा के साथ कथित धोखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब स्मृति मुंबई में संघर्ष कर रही थी और उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, तब मोना इरादा ने एक दोस्त के नाते उनकी मदद की थी। मोना एक अमीर और रसूखदार पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी और उनकी शादी बिजनेसमैन जुबिन ईरानी से हो चुकी थी। मोना ने स्मृति को अपने घर में पनाह दी। स्मृति अक्सर मोना के घर आती जाती थी और उनके बच्चों के साथ वक्त बिताती थी, लेकिन जल्द ही इस दोस्ती के पीछे एक नया रिश्ता पनपने लगा। मीडिया सोर्सेस का कहना है कि स्मृति और जुबिन ईरानी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। मोना को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस सहेली को उन्होंने अपने घर में जगह दी, वही उनके वैवाहिक जीवन को खत्म कर देगी। जुबिन और स्मृति का अफेयर उस वक्त इंडस्ट्री में एक खुली बात बन चुका था। साल 2001 में जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी अपने कामयाबी के चरम पर था, स्मृति ने जुबिन ईरानी से शादी कर ली। इस शादी के तुरंत बाद मोना इरादा को जुबिन की जिंदगी और उनके घर से पूरे तरीके से बाहर कर दिया गया। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि स्मृति ने बेहद चालाकी और मैनिपुलेशन के साथ जुबिन को मोना से दूर किया और खुद उस घर की मालकिन बन बैठी। जनता के सामने जो स्मृति तुलसी बनकर दूसरों के घर बसाने और आदर्श बहू के संस्कार दिखाने की बातें करती थी, असल जिंदगी में उन पर ही अपनी सहेली का घर तोड़ने का एक बेहद गंभीर और संगीन आरोप लग चुका था। इस घटना ने स्मृति की इमेज को पहली बार एक बड़ा झटका दिया, लेकिन उनके बढ़ते स्टारडम के आगे इस विवाद को दबा दिया गया। अभी ये विवाद पूरी तरह थमा भी नहीं था कि साल 2007 में स्मृति ईरानी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी पिछले 7 सालों से नंबर 1 शो बना हुआ था और स्मृति इस शो की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन इस दौरान स्मृति के अंदर एक गजब का ईगो और एरोगेंस आ चुका था। उन्हें लगने लगा था कि ये शो एकता कपूर की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से चल रहा है। एकता कपूर और स्मृति के बीच शो के क्रिएटिव डिसीजन और फीस को लेकर लगातार अनबन रहने लगी थी। मामला तब और बिगड़ गया जब स्मृति ने एकता कपूर के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चैनल 9X के साथ हाथ मिला लिया और खुद का एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करके विरुद्ध नाम का शो लॉन्च कर दिया। ये एकता कपूर की पीठ में सीधा छुरा घोंपने जैसा था। एकता ने जिस लड़की को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया था, उसी लड़की ने एकता के साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। इस बगावत का नतीजा ये हुआ कि एकता कपूर ने बेहद गुस्से में आकर स्मृति ईरानी को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, से बाहर निकाल दिया और उनकी जगह एक्ट्रेस गौतमी कपूर को बिल्कुल नई तुलसी बनाकर पेश कर दिया। मीडिया में इस ईगो क्लैश को लेकर रोज नई खबरें छपने लगी। जनता हैरान थी कि जो तुलसी और एकता कभी एक दूसरे की ताकत थे, वो अब जानी दुश्मन बन चुके थे। स्मृति ने विरुद्ध शो के जरिए एकता को पछाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता ने गौतमी कपूर को तुलसी के रूप में तो नकार दिया, पर स्मृति के नए शो को भी वो प्यार नहीं मिला। स्मृति का ईगो उन पर भारी पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनका टीवी करियर अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब साल 2008 में एकता कपूर और स्मृति ईरानी को यह एहसास हुआ कि अलग होकर दोनों का नुकसान हो रहा है। शो की टीआरपी लगातार गिर रही थी और स्मृति का नया शो भी फ्लॉप हो चुका था। तब एकता कपूर के बैनर बालाजी टेलीफिल्म्स के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। इंडस्ट्री इनसाइडर का दावा है कि इस पूरी सिचुएशन में स्मृति ईरानी असल में विलन नहीं, बल्कि उस अंदरूनी पॉलिटिक्स का शिकार हुई थी जो बालाजी टेलीफिल्म्स के कुछ दूसरे एग्जीक्यूटिव्स और राइटर चला रहे थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि स्मृति का कंट्रोल शो पर इतना ज्यादा रहे। स्मृति को जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों में ढकेला गया जहां उनके पास शो छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। खैर, साल 2008 में स्मृति ईरानी की क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक ग्रैंड वापसी कराई गई। ये टेलीविजन इतिहास का सबसे बड़ा रियूनियन था, लेकिन तब तक स्मृति को समझ में आ चुका था कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज कामयाबी है तो कल गुमनामी। इसलिए उन्होंने अपनी नजरें एक बिल्कुल नए और बड़े मैदान पर टिका दी थी, भारतीय राजनीति। स्मृति ईरानी ने साल 2003 में ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। राजनीति में आते ही उन्होंने अपनी तेज दरार और आक्रामक इमेज बनाई, जो उन्होंने स्क्रीन पर सीखी थी। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ मैदान में उतारा गया। हालांकि स्मृति वो चुनाव हार गई, लेकिन उनके भाषणों और उनकी भीड़ जुटाने की क्षमता ने बीजेपी के बड़े नेताओं, खासकर लाल कृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।
धीरे धीरे वो पार्टी के अंदर अपनी जगह मजबूत करने लगी। साल 2011 में उन्हें गुजरात से राज्यसभा सांसद बनाया गया। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और स्मृति उनकी एक भरोसेमंद सेनापति बनकर उभर रही थी। साल 2014 का लोकसभा चुनाव स्मृति ईरानी की राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उन्हें कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। अमेठी को गांधी परिवार की पारंपरिक और सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था। वहां स्मृति का जीतना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वहां कैंपेन चलाया, गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क साधा, उसने राहुल गांधी के पसीने ला दिए। भले ही स्मृति 2014 का चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के जीत के मार्जिन को बेहद कम कर दिया। उनकी इस बहादुरी और वफादारी का इनाम उन्हें तब मिला जब 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी और स्मृति ईरानी को सीधे देश का एचआरडी मिनिस्टर बना दिया गया। 38 साल की उम्र में देश की शिक्षा व्यवस्था की कमान संभालना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसी कुर्सी के साथ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवादित और काला अध्याय शुरू होने वाला था। जैसे ही स्मृति ईरानी ने एचआरडी मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाला, वैसे ही उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यह आरोप लगा कि स्मृति ने देश की जनता और चुनाव आयोग से अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर झूठ बोला है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली है, लेकिन जब उन्होंने 2014 के चुनाव में पर्चा भरा तो उसी हलफनामे में उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन बदलकर बीकॉम पार्ट 1 कर दी, जो उन्होंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से की थी। एक ही इंसान की दो अलग अलग चुनावी हलफनामों में दो अलग अलग डिग्रियां कैसे हो सकती है? इस बात को लेकर संसद से लेकर सड़कों तक भारी बवाल मच गया। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि जो महिला खुद ग्रेजुएट नहीं है, जिसने अपनी पढ़ाई को लेकर सरेआम जालसाजी की है और धोखाधड़ी की है, वो देश के आईआईटी, आईआईएम्स और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के भविष्य का फैसला कैसे कर सकती है? मीडिया ने उनके पुराने इंटरव्यूज निकालने शुरू कर दिए, जहां वो खुद को पढ़ी लिखी साबित करने के लिए अजीबोगरीब दलीलें दे रही थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे उनकी डिग्री पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया कि मेरे पास येल यूनिवर्सिटी का भी डिग्री है। बाद में पता चला कि वो येल यूनिवर्सिटी का कोई रेगुलर कोर्स नहीं था, बल्कि महज कुछ दिनों का एक लीडरशिप प्रोग्राम था। इस झूठ ने स्मृति ईरानी के साख को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स को छुपाने की कोशिश कर रही है, ताकि उनका असली चेहरा सामने ना आ सके। इस विवाद की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि साल 2015 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक दलित छात्र रोहित वेमुला के सुसाइड के मामले ने देश को हिलाकर रख दिया। आरोप लगे कि स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बनाया था, जिसके बाद रोहित वेमुला और उनके साथियों को सस्पेंड किया गया और उनका स्टाइपेंड रोक दिया गया। इस घटना के बाद स्मृति ईरानी सीधे तौर पर छात्रों और बुद्धिजीवियों के निशाने पर आ गई। इसके तुरंत बाद जेएनयू में हुआ कथित देश विरोधी नारेबाजी का विवाद सामने आया, जहां स्मृति ने संसद में बेहद आक्रामक और भावुक भाषण दिया, लेकिन उनके इस भाषण को भी लोगों ने एक थिएटर और ओवर एक्टिंग करार दिया। उनके कार्यकाल में मिनिस्ट्री के अंदर लगातार अधिकारियों के तबादले और ईगो क्लैश की खबरें आने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बेहद अहम एचआरडी मिनिस्ट्री छीन ली और उन्हें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जैसे कम प्रोफाइल वाले विभाग में भेज दिया गया। ये स्मृति के राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत बड़ा डिमोशन था, लेकिन स्मृति ईरानी हार मानने वाले नेताओं में से नहीं थी। उन्होंने इस डिमोशन को एक मौके की तरह लिया और अपना पूरा ध्यान वापस अमेठी पर लगा दिया। वो अगले 3 सालों तक लगातार अमेठी जाती रही, वहाँ के लोगों के दुख सुख में शामिल हुई और गांधी परिवार के खिलाफ माहौल बनाती रही। फिर आया साल 2019 का लोकसभा चुनाव। एक बार फिर मुकाबला वही था, अमेठी की जमीन पर स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी। लेकिन इस बार स्मृति की तैयारी पूरी थी। उन्होंने राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में चारों खाने चित कर दिया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अमेठी में गांधी परिवार का किला ढह चुका था और स्मृति ईरानी जाइंट किलर बनकर उभरी थी। इस जीत ने उन्हें वापस मोदी कैबिनेट के टॉप मंत्रियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्मृति का कद अब राजनीति में बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन जितनी बड़ी कामयाबी थी, उनके दुश्मनों की लिस्ट भी उतनी ही लंबी होती जा रही थी। साल 2022 में स्मृति ईरानी की जिंदगी में एक ऐसा विवाद आया जिसने उनकी पर्सनल लाइफ और उनके परिवार को सीधे जनता के अदालत में लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और स्मृति ईरानी की बेटी जोयश ईरानी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं का दावा था कि गोवा के अस्सागांव इलाके में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम का एक बेहद आलीशान रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, जो असल में स्मृति ईरानी की बेटी जोयश का है। आरोप ये था कि इस बार को चलाने के लिए जो लिकर लाइसेंस लिया गया था, वो एक मरे हुए इंसान के नाम पर फर्जी तरीके से रिन्यू कराया गया था। जैसे ये खबर मीडिया में आई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। विपक्ष ने स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। हर तरफ उस रेस्टोरेंट के वीडियो और तस्वीरें दिखाई जाने लगी। यह आरोप लगाया गया कि केंद्रीय मंत्री की बेटी होने के फायदे का इस्तेमाल करके गोवा के एक्साइज डिपार्टमेंट पर दबाव बनाया गया और गैरकानूनी तरीके से उस बार को चलाया जा रहा था।
स्मृति ईरानी, जो हमेशा दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, अब खुद अपनी बेटी के इस कथित अवैध धंधे को लेकर पूरे तरीके से घिर चुकी थी। मीडिया की गाड़ियां गोवा से लेकर दिल्ली तक उनके घर के चक्कर काट रही थी। इस विवाद ने स्मृति ईरानी की उस साफ सुथरी इमेज, संस्कारी मां और नेता वाली इमेज को हिलाकर रख दिया था, जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था। मामला अदालत तक पहुंच गया, जहां स्मृति ने इस आरोपों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। राजनीति के इस बिसात पर स्मृति ईरानी को लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा था और कई बार ये हमले बेहद निजी और भद्दे स्तर पर आ जाते थे। एक ऐसा ही वाकया साल 2012 में हुआ, जिसने राजनीति के उस गंदे चेहरे को उजागर किया, जहां एक महिला नेता को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो कभी ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा थी। एक लाइव टीवी न्यूज डिबेट के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम और स्मृति ईरानी के बीच गुजरात चुनाव के नतीजों को लेकर तीखी बहस चल रही थी। बहस के दौरान जब स्मृति ने संजय निरुपम को आड़े हाथों लिया, तो बौखलाहट में आकर संजय निरुपम ने ऑन कैमरा बेहद शर्मनाक टिप्पणी कर दी। उन्होंने स्मृति से कहा, कल तक आप टीवी पर ठुमके लगा रही थी और आज आप हमें राजनीति सिखा रही हैं। इस बयान ने पूरे देश को चौंका दिया। एक लाइव नेशनल टीवी पर एक महिला सांसद की डिग्निटी और उनके पास्ट करियर को इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त स्टूडियो में मौजूद लोग और विरोधी दल के कई नेता इस बात पर चुप रहे। स्मृति ईरानी के लिए एक बेहद दर्दनाक और अपमानजनक पल था। उन्होंने टीवी की दुनिया में जो मेहनत की थी, जिस इज्जत के दम पर वो यहाँ तक पहुंची थी, उसे महज एक ठुमके लगाने वाले शब्द में समेटकर उनके पूरे वजूद का मजाक उड़ाया गया था। इस घटना के बाद स्मृति ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मानहानि का केस भी किया। ये विवाद इस बात का गवाह था कि कैसे एक औरत जब अपने दम पर पुरुषों के वर्चस्व वाली राजनीति में आगे बढ़ती है, तो उसके टैलेंट को नजरअंदाज करके उसके कैरेक्टर और उसके अतीत पर कीचड़ उछालना सबसे आसान हथियार मान लिया जाता है। स्मृति ईरानी के ये सारे उतार चढ़ाव, ये बेहिसाब विवाद और कामयाबी के ऊंचे शिखर सब मिलकर उनकी कहानी को एक बेहद सस्पेंसिव मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुके थे। साल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा था और अमेठी की जमीन एक बार फिर से इस जंग की गवाह बनने वाली थी, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ बदलने वाला था। जनता के मन में स्मृति के पिछले 5 सालों के काम, उनकी डिग्रियों के विवाद और उनके परिवार पर लगे आरोपों को लेकर एक खामोश गुस्सा पनप रहा था। स्मृति को लग रहा था कि उनकी 2019 की ऐतिहासिक जीत का जादू बरकरार रहेगा, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। साल 2024 के चुनाव नतीजे जब सामने आए तो वो बेहद चौंकाने वाले थे। अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को पूरे तरीके से नकार दिया। कांग्रेस की एक जमीनी कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से हरा दिया। ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, ये स्मृति ईरानी के उस अजय होने की घमंड की हार थी जिसे वो पिछले कई सालों से उड़कर चल रही थी। जायंट किलर खुद एक ऐसे उम्मीदवार से हार गई थी जिसे मीडिया में कोई बड़ा नाम नहीं मानता था। इस हार के बाद स्मृति ईरानी का राजनीतिक ग्राफ अचानक से नीचे चला गया। नई सरकार के गठन में उन्हें कैबिनेट में कोई भी जगह नहीं मिली, उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, दिल्ली में जो सरकारी बंगला उन्हें मिला हुआ था वो भी उनसे खाली करा लिया गया। एक झटके में स्मृति ईरानी सत्ता के गलियारों से पूरे तरीके से बेदखल हो गई। जो नेता कल तक टीवी डिबेट, हर सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और संसद के अंदर विपक्ष पर गरजती थी, वो अचानक से गहरी खामोशी में चली गई। मीडिया ने उनके इस गायब होने पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि अमेठी की वो दीदी आज कहाँ है? क्या उनका राजनीतिक करियर अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है? क्या बीजेपी ने भी उन्हें एक हारा हुआ मोहरा मानकर साइडलाइन कर दिया है? वहीं अगर हम उनके इस दौर की तुलना उनकी साथ के को स्टार से करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। उसी दौर की एक्ट्रेस जैसे साक्षी तंवर या श्वेता तिवारी को देखिए। उन्होंने वक्त के साथ खुद को बदला, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, वेब सीरीज की और आज भी एक्टिंग की दुनिया में बेहद सफल और सम्मानित है। उन्होंने कभी खुद को विवादों में नहीं झोंका। इसके उलट स्मृति ईरानी ने एक्टिंग को पूरे तरीके से छोड़ दिया और राजनीति के उस दलदल में उतर गई जहां एक बार पैर फिसलने पर दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलता। उनका यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। वो न तो पूरे तरीके से टीवी की दुनिया में वापस लौट पा रही थी और न ही राजनीति में उनका वो पुराना रुतबा बचा था। लेकिन यहाँ से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जो इस पूरी दास्तां को एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। क्या सचमुच स्मृति ईरानी उतनी ही कसूरवार थी जितना उन्हें दिखाया गया? अगर हम टाइमलाइन के गैप्स और मीडिया नैरेटिव के कॉन्ट्राडिक्शंस को देखें तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं। एकता कपूर के साथ हुए विवाद में जिसे पूरी दुनिया ने स्मृति का ईगो माना, सच ये था कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के गिरते स्तर और उसमें दिखाई जा रहे अंधविश्वास के खिलाफ स्मृति ने आवाज उठाई थी। वो नहीं चाहती थी कि एक आदर्श बहू का किरदार समाज में गलत संदेश दे। जब प्रोडक्शन हाउस ने उनकी बात नहीं मानी तब उन्हें अपने सिद्धांतों के लिए शो छोड़ना पड़ा। ये उनका लालच नहीं बल्कि उनका आत्मसम्मान था।
डिग्री विवाद को भी अगर हम ठंडे दिमाग से देखें तो स्मृति ने कभी ये दावा नहीं किया कि उनके पास कोई बड़ी पीएचडी की डिग्री है। फॉर्म भरते वक्त हुई एक क्लरिकल गलती को विपक्ष ने इस तरीके से पेश किया जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल घोटाला कर दिया हो। जिस महिला ने देश के संसद में खड़े होकर बड़े बड़े दिग्गजों को अपने तर्कों से खामोश कर दिया, उसकी योग्यता पर सवाल उठाना सिर्फ एक राजनीतिक ईर्ष्या थी। उन्होंने मंत्री रहते हुए देश के कई केंद्रीय विद्यालयों और आईआईटी को बेहतर करने के लिए जो नीतियां बनाई, उन्हें आज भी सराहा जाता है। आज साल 2026 में स्मृति ईरानी अपनी जिंदगी के एक बिल्कुल नए फेज में है। भले ही वो सक्रिय चुनावी राजनीति की लाइमलाइट से थोड़ी दूर है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी कम नहीं हुआ है। वो अपनी फैमिली लाइफ, अपने पति जुबिन ईरानी और बच्चों के साथ मुंबई में एक शांत जिंदगी बिता रही है। उद्योग जगत और राजनीतिक हलकों में आज भी उनके अनुभव की कद्र की जाती है। वो भूली नहीं गई है, बल्कि वो एक ऐसी शेरनी की तरह है जो अपनी अगली छलांग के लिए चुपचाप बैठी है। सोशल मीडिया पर आज भी उनके चाहने वाले की एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनकी वापसी का इंतजार कर रही है। स्मृति ईरानी की ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी की चमक जितनी तेज होती है, उसके पीछे के साए उतने ही गहरे होते हैं। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने से लेकर देश की संसद तक का सफर अपने दम पर तय किया। उन्होंने धोखा भी देखा, नफरत भी झेली और बेहिसाब कामयाबी भी पाई। उनकी विरासत को न तो उनके विरोधी मिटा सकते हैं और न ही उनके विवाद उनकी मेहनत को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्मृति ईरानी की इस पूरी जिंदगी की कहानी को देखने के बाद अब असली फैसला आपको करना है। क्या वो वाकई एक ऐसी मैनिपुलेटिव और महत्वाकांक्षी महिला थी जिन्होंने अपने फायदे के लिए रिश्तों और नियमों से समझौता किया, या फिर वो इस पुरुष प्रधान समाज और राजनीति की गंदी गोटियों के बीच फंसी एक ऐसी मजबूत औरत थी जिसे सिर्फ इसलिए विलन बना दिया गया क्योंकि उसने झुकना नहीं सीखा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।